ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और अब कुछ फैक्ट चेक कर लेते हैं। क्या 2018 का जनादेश 2019 के लिए एक बड़ा संदेश होगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इन 5 राज्यों में लोकसभा की 83 सीट है। 2014 में बीजेपी ने 83 में से 63 सीटें जीती थी। अगर हिंदी भाषी 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो 2014 में 65 में से बीजेपी ने 62 जीती थी, यानी एक बड़ी जीत हासिल करी थी। अगर एग्जिट पोल का अनुमान नतीजों में बदलते हैं तो 2019 के चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। साथ ही पार्टी 2019 में इन राज्यों में चुनाव मजबूती से लड़ेगी। साथ ही दूसरे राज्यों में भी इस जीत का एक बड़ा भरोसा बढ़ेगा। यानी अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर 3-0 करती है, 2-1 करती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का दबाव जो है वो बीजेपी के ऊपर पड़ेगा। यह बड़ी बात है। सबसे पहले इस चर्चा में मैं जनता जनार्दन का स्वागत करता हूं, जो मौजूद है, जिन्होंने वोट डाले हैं, उनका स्वागत है। उनके लिए तालियां, आप अपने लिए तालियां बजाइए। और आज इस सबसे बड़ी चर्चा में, इस बड़े पैनल में मेरे साथ तमाम लोग स्टूडियोज में मौजूद हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता, कई चुनाव लड़वा चुके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, जिन्होंने बीजेपी को हारते हुए भी देखा है और जीतते हुए भी देखा है। यानी पिछले 25 साल के राजनीतिक करियर में बीजेपी की ऐतिहासिक विजय को भी देखा है और ऐतिहासिक हार को भी देखा है। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ, जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ, कई चुनावों में जिनकी भविष्यवाणी सटीक साबित हुई, कई बार जिनके एनालिसिस ने कई मुंह बंद किए, अभय दुबे मौजूद है सीएस के, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में कांग्रेस के धुरंधर प्रवक्ता, मध्य प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे हैं। आज उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है लंबे अरसे बाद। मेरे साथ रामकृपाल सिंह है इस चर्चा में, जाने माने पत्रकार हैं, कई अखबारों के संपादक रह चुके हैं, कई न्यूज चैनल के संपादक रह चुके हैं। आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक ही शब्द के साथ करूंगा, क्या यह जीत का भरोसा है या हार का हौसला है? क्या ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है? क्योंकि सबसे पहले मौका मैं सुधांशु त्रिवेदी को देता हूं और 60 सेकंड का वक्त रहेगा, आप चारों के पास अपनी बात रखिएगा। सुधांशु त्रिवेदी, जो आज का प्रोग्राम है वो बड़ा सीधा है कि ये क्या 2019 के लिए बड़ा संदेश है? आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, मुख्यतः जो 3 हिंदी भाषी राज्यों में जो एग्जिट पोल अपना संकेत दे रहा है, उसके अंदर कुछ विशिष्टता छुपी हुई है। जी, नंबर 1, मध्य प्रदेश में लगभग सारे एग्जिट पोल बराबर दर्शा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ हमें आगे दिखा रहे हैं, कुछ कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 चुनावों में 1 से 1.5% का डिफरेंस रहा है सरकार बनाने में। तो मानी बात है, कोई भी चुनाव वाला 1% के चीज को उतना सही गेज नहीं कर सकता। हम इस बात पर आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार तीनों जगह बनेगी। तीसरा जो राजस्थान है, राजस्थान में स्थिति यह है कि एग्जिट पोल हमको पीछे दिखा रहे हैं, परंतु याद करिए जब चुनाव पूर्व सर्वेक्षण शुरू हुए थे तो राजस्थान में हमारी 20-22 सीटें आकी जा रही थी। आज स्थिति यह है कि कुछ एग्जिट पोल 64-65 और कुछ हमें 83 से लेकर 85 तक दिखा रहे हैं। यानी राजस्थान में एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। भाजपा 2.5 से 3 से 4 गुनी तक सीटें बढ़ती दिख रही। इस आधार पर हम आश्वस्त हैं कि यदि इन एग्जिट पोल के छुपे हुए संकेतों को हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि आप अंतिम समय की प्रतीक्षा करिए। जब एग्जिट पोल एग्जैक्ट रिजल्ट्स में तब्दील होंगे, ठीक है, तो लेकिन हमारे आपने पक्ष में आना 2019 की बात नहीं करी, उसको आप गोल करके। लेकिन मैं अभय दुबे आपके पास आता हूं, क्या ये 19 के लिए भी संकेत है अगर आप एग्जिट पोल को फिलहाल नतीजे माने तो, या फिर आप थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कांटे की टक्कर नहीं है। वहां के अवरुद्ध विकास के कांटे भारतीय जनता पार्टी के निकाल कर फेंक दिए जनता ने। प्रचंड बहुमत से हम जीतने वाले हैं। हां, 11 दिसंबर के बाद पराभव प्रारंभ हो जाएगा केंद्र की सरकार का भी। 11 हिंदी हार्टलैंड के राज्यों की 263 सीटों की सरकार है। यहां से एक अवसर था मोदी सरकार के पास, जब वो 60 महीने बार बार मोदी जी ने कहे थे, तब वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रोजगार युवाओं के छीन लिए, उन्होंने छोटे कारोबारियों का नोटबंदी से व्यवसाय छीन लिया,
उन्होंने 22 लोग 1 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लेकर भाग गए। 50-60 महीने प्रधानमंत्री जी ने मांगे थे। अर्थव्यवस्था का यह हाल है कि कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कोलैप्स हो गई, एक्सपोर्ट कोलैप्स हो गया, जी हिंदुस्तान के सारे अवसर क्षीण हो गए। तो जो मजबूत भारत था उसको मजबूर भारत बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, तो इसका परिणाम तो भुगतना होगा। अपेक्षा थी प्रचंड बहुमत के साथ आप जीत कर आए थे तो एक प्रशस्त मार्ग हिंदुस्तान को देते, मगर 60 सेकंड हो गए सर आपने अपनी बात को रखा। मैं आबे दुबे आपका रुख करता हूं और बड़ा कैटेगोरिकल सवाल पूछता हूं। जो मेगा एग्जिट पोल है वो 2 राज्यों में कांटे की टक्कर दिखा रहा है। तेलंगाना में बहुत क्लियर टीआरएस की सरकार दिखा रहा है और राजस्थान के अंदर भी क्लियर कट कांग्रेस का शासन दिखा रहा है। एग्जिट पोल एक ट्रेंड सेट करता है और वो ट्रेंड ये बीजेपी को मानना पड़ेगा, बीजेपी के विरुद्ध आया है। नहीं, आपकी बात ठीक है। ट्रेंड जो रुझान है वो यही दिखा रहा है कि भाजपा के लिए चिंता की घंटी है ये। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब भी लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होते हैं तो हम लोगों के सामने प्रलोभन ये होता है कि इन चुनावों के नतीजे में हम होने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर देख लें। जी, ये विश्लेषण की उचित रणनीति नहीं है। आमतौर पर इन चुनावों के नतीजे उन चुनावों को सीधे सीधे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए उनके ऊपर। होगा क्या, संदेश क्या है? इन एग्जिट पोल का संदेश 2019 के चुनावों के लिए नहीं है, ये 2019 के चुनावों से पहले जो 4.5 महीने में जो राजनीति होने वाली है उसके लिए संदेश जरूर है। अगर कांग्रेस मजबूत होकर उभरती है तो कांग्रेस देश में जो गैर भाजपा राजनीतिक शक्तियां हैं जी, उनका गठजोड़ अच्छी तरीके से बना पाएगी जी, और और अपना नेतृत्व बना पाएगी। अभी तो वो उसकी दावेदारी कर पाने में भी अक्षम है क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियां जो हैं लगातार कांग्रेस की क्षमता को चुनौती दे रही हैं। अगर कांग्रेस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश जीत लिया, अच्छी तरह से जीता उन्होंने, तब फिर कांग्रेस राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर कहेगी कि जो गैर भाजपा विरोधी मोर्चा बनेगा उसके नेता हम हैं। वो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। 60 सेकंड आपके हो गए, 60 सेकंड आपके। रामकृपाल सिंह, मैं बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, क्या कांग्रेस इस एग्जिट पोल में बहुत कुछ ढूंढ रही है या फिर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस अगर 2 राज्य जीत जाती है तो वो 2019 की लड़ाई में होगी? सिर्फ 19 के लिए संदेश यही है। देखिए, मेरी बात सारी अभय दुबे जी कह गए, मैं जो कह उसको रिपीट नहीं करूंगा। एग्जिट पोल में मैं संख्या पे नहीं जाता हूं, सीटों पे नहीं जाता हूं। संकेत क्या है मैं उसकी बात करता हूं। संकेत बहुत साफ है कि 2014 में 2013 में जो कांग्रेस की स्थिति हो गई थी और पिछले 5 साल से थी, बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, उसके सहयोगी भी उसको मानते थे कि पीछे खड़े होने के लिए था, यानी तीसरे मोर्चे में भी सबसे पीछे खड़े हो जाओ जाकर के। ये संकेत यह है कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, उसमें ताकत लौट रही है। और जो अखिलेश का ये था कि तीसरा फ्रंट, उसके पहले अब दूसरा फ्रंट के बिना बात नहीं होगी जी। और मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि किसी भी इतनी बड़ी जमहूरियत में कम से कम 2 राष्ट्रीय पार्टियां हों, चाहे कोई भी गठबंधन हो, लेकिन मुखिया जो हो, प्रधानमंत्री हो, या तो वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, क्योंकि देश में 5 साल का स्थायित्व सिर्फ यही इसी समीकरण से मिल सकता है। 60 सेकंड हो गए। अब मैं इस फ्लोर को ओपन करता हूं, पब्लिक भी सवाल पूछना चाहती है, लेकिन अबे दुबे बड़ा सीधा सवाल है। क्या आपको लगता है, क्योंकि कल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान आए, एंड गेम फॉर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी की कहानी यहां से खत्म होनी शुरू होती है। उससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने एक बड़ा हमला बोला क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के छापे पड़ गए थे कि डॉन हो गए नरेंद्र मोदी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उत्साह एग्जिट पोल से बहुत ज्यादा आ गया है? अभी कांटे की टक्कर 2 राज्यों में, एक राज्य में आप जीत रहे, तेलंगाना में आपको बहुत होप था जहां आपने एक अपने धुर विरोधी के साथ समझौता किया, खून का घूंट पिया, लेकिन वहां पर भी आप नहीं आ पा रहे। स्ट्रेट क्वेश्चन। देखिए अमित जी, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता को जीत लेने की नहीं है जी। आपने अभी एक शब्द को प्रयुक्त किया, रिवाइवल, तो ये हिंदुस्तान का रिवाइवल स्टार्ट होगा 11 दिसंबर के बाद। इन बीते 4.5-5 सालों में कांग्रेस का रिवाइवल, हिंदुस्तान का रिवाइवल, बहुत बिल्कुल हिंदुस्तान की परिस्थितियां देखिए। मैं गंभीरता से ये बात रखना चाहता हूं, देश भर के युवा हमारे सम्मुख हैं। भारत का भविष्य आखिर क्या था, क्या तय किया था? हम लोगों को भी बड़ी अपेक्षा थी। बहुत युवाओं की बात करिए, वोट करा लेते हैं। किन किन को ऐसा लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल हिंदुस्तान, ये बड़ी बात बोली, कांग्रेस का रिवाइवल हिंदुस्तान का रिवाइवल है, किन किन को ऐसा लगता है वो अपना हाथ खड़ा करें? देखिए बड़े कम हाथ खड़े हैं अभी। देखिए बिल्कुल ठीक कहा, आहिस्ता आहिस्ता ये हाथ बढ़ते जाएंगे जैसे सच्चाई से अवगत होते जाएंगे। विश्वास मानिए, ठीक है। 14 में वादे क्या किए गए थे जी? 14 में कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार,
बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, 12 लाख करोड़ रुपया पेट्रोलियम प्रोडक्ट का टैक्स के आधार पर हिंदुस्तान की जनता से लूट लिया गया है। रोजगार के अवसर सृजित करना जो थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो भी तबाह कर दिए मोदी सरकार ने। नहीं बिल्कुल, ये तो अब आप ये तो आप भाषण देते भाषण नहीं है, वो तो भाषण, उसी भाषण की वजह से तो आपने बीजेपी को हिला दिया है, आपके इसी भाषण की वजह से। आज तो एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा, क्या आप अब गेम में बने हुए हैं? अगर आप ये 2 राज्य जीते, उसका सवाल। हिंदुस्तान गेम में बन गया। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान गेम में बन गया। हिंदुस्तान गेम में बना है क्योंकि कांग्रेस गेम में बनी है। बीजेपी जीतती है तो हिंदुस्तान गेम में नहीं बना। अभी दुबे में आपके बताऊंगा, 30 सेकंड देना। अभी दुबे, मतलब अभी तो कुछ लक्षण भी नजर नहीं आए ढंग से, और जिस ढंग से दिल की आरज़ू जुबान पे आने लगी, उसे देखकर तो हमें नजर आता है कि जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, इसका यदि हम एक बार ये परिणाम मान लें कि जो आपके एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उस तरफ जाता है, तो जो अभय दुबे जी ने कहा, जो कांग्रेस वाले अभय दुबे जी ने कहा, दोनों को बात के जोड़ देखिए। ऐसा नहीं कांग्रेस का राइज भारत का राइज है, ये नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस एक गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए अपने को मजबूती से स्थापित करेगी। किस गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए? जो ये कहेगा कि हमें भारत में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, जैसा तो मजबूर प्रधानमंत्री देखा था। और कर्नाटक में वो एचडी कुमार स्वामी की आंखों से पूछिए, जिन्होंने कहा था मैं एग्जिट पोल के नंबर तो मजबूर सीएम और मजबूर पीएम के लिए मजबूती से दावेदारी। अबे दुबे वांट्स टू मेक अ पॉइंट, 30 सेकंड। अबे दुबे, देखिए, एग्जिट पोल के जो सीटों के नंबर आए, सीटों की संख्या आई है, उनके पीछे की भी एक कहानी है जी। पीछे की कहानी यह है कि हम लोगों ने, हमारी संस्था ने, सीएसडीएस ने पोस्ट पोल भी किया, यानी मतदाताओं से यह भी पूछा कि आपने वोट तो दे दिया, ये भी बता दिया किसको दिया, क्यों दिया, ये भी बता दीजिए। तो उससे कुछ नतीजे निकल के आए हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में। और एक बात दोनों में मुश्तरका है, समान है, कि लोग महंगाई और बेरोजगारी से बहुत नाराज हैं जी। और महंगाई और बेरोजगारी कांग्रेस की देन होगी 2014 से पहले जी। अभी पिछले 4.5 साल में तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। वो उसको नियंत्रित नहीं कर पाई, उसको वो पहिया जो चल रहा था महंगाई उसको नहीं बदल पाई। नहीं, मैं मतदाताओं की राय बता रहा हूं, मेरी राय नहीं है, बिल्कुल आपकी राय भी नहीं है, बिल्कुल मतदाताओं निरंतर नीचे है। होलसेल प्राइस इंडेक्स लगातार नीचे, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स फर्जी है। आप किसी भी अर्थशास्त्री से बात कर लीजिए, ये सारे के सारे आंकड़े अभी से नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार के जमाने से, ये भाजपा सरकार की देन नहीं है। आंकड़ों की बाजीगरी पूरी तरीके से मुगालते में डालने वाली है। इसका देखिए, हर साल महंगाई 20% बढ़ जाती है। व्यावहारिक रूप से हमारी जेब से निकलने वाला पैसा 20% बढ़ जाता है, और सरकार लगातार दावा करती रहती है, कोई भी सरकार हो, कि महंगाई को हम रोके हुए हैं। ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर ओके सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, महंगाई इनकी सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं सभी सरकारों के बारे में कह रहा हूं। तो इनकी जा रही है, इसलिए इनको चिंता ज्यादा है भाई। तब उसने उसका खुद का डाटा था यूपीए की सरकार का कि महंगाई की दर विकास की दर से कहीं ऊपर थी, लगभग 1.5 से 1.25 गुनी थी। तो देखिए, आज मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, महंगाई की दर कम है। समस्या केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की थी, जो पिछले 3-4 महीनों के अंतर्राष्ट्रीय कारणों से थी। उस पेट्रोलियम के कारण निश्चित रूप से मन में बन सकता है कि साहब महंगाई है, मगर आपने देखा पिछले 2-3 हफ्तों से वो चीजें नियंत्रित होनी शुरू हो गई हैं। माफी के साथ बोलता हूं, आप दोनों के नेताओं ने खूब भाषण दे लिए। योगी आदित्यनाथ बजरंगबली को दलित बता रहे थे, आपके कमलनाथ 90% मुसलमान के वोट पा रहे थे। नहीं, गलत, सब गलत है सर, सब गलत है। हम ही आप ही दोनों पॉलिटिकल पार्टियां सही है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको पूरा मैंडेट नहीं मिला, इनका शासन हिल रहा है। 160 मध्य प्रदेश में। आपका आंकड़ा है ना सर, हमारा आंकड़ा आपको कह रहा है कि आपकी 4 सीटें ज्यादा है। तो रुकिए ना थोड़ी देर के लिए, आप तो शपथ भी अभी ले लेंगे ऐसा लगता है मुझे। सुधांशु त्रिवेदी की सरकारें थी, फुल मैंडेट के साथ साथ इनकी सरकारें थी, तीनों जगह सिंहासन डोल रहा है आज की डेट के अंदर। तो कहीं ना कहीं बजरंगबली को दलित बताने के चक्कर में और आप मुसलमानों को 90% वोट पाने के चक्कर में कहीं पर भी आप दोनों नहीं पहुंच रहे। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारत माता की जय मुद्दा उठाया गया, प्रधानमंत्री ने भी उठाया और राहुल गांधी ने तो पहले उठाया, उसका पलटवार किया। हिंदू का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, प्रधानमंत्री ने उसका पलटवार किया। तो मैं जानना चाहता हूं, उन दोनों मुद्दे के ऊपर जनता दोनों से कन्विंस नहीं हुई या आप दोनों ने जनता को कंफ्यूज कर दिया? सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड आप, फिर अवैध दुबे आप। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पब्लिक से जवाब, ये सारे जो विषय थे, इसमें से एक भी विषय हमारे द्वारा नहीं उठाया गया। चाहे अच्छा, बजरंगबली किसने उठाया था? नहीं, चुनाव से पहले से लेकर सब। अरे भाई, उससे पहले बताइए। अच्छा, बताइए 90% मुसलमान किसने उठाया था? जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। जी,
अरे भाई, बजरंग बली से पहले के अगर आप देखें तो 90% मुसलमान का मुद्दा, सिर्फ ब्राह्मणों को ही सारा ज्ञान है, वो सारा मुद्दा, जाति और गोत्र का मुद्दा, हिंदुत्व की समझ किसको ज्यादा है, अच्छा हिंदू बैड हिंदू कौन होता है, वो सारे विषय। और इतना ही नहीं, अरे भैया बरसों बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में गौ माता भी आ गई, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, आध्यात्मिक मंत्रालय आ गया। अब देखिए एक मजेदार बात, जैसे आप लोग जिसको सॉफ्ट हिंदुत्व कहते थे, यदि ये माने कि कांग्रेस का थोड़ा बहुत भी राइज हो रहा है, हम नहीं मान रहे कि सरकार बन रही, मगर थोड़ा भी राइज हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? इसका मतलब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पे अगर आ रही है तो जो हमारा विचारधारा थी, इसका मतलब उस तरफ भारत की राजनीति खिसक रही है। मगर अभी आप पूछेंगे तो अभय दुबे जी कहेंगे नहीं नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब साफ हो गया भैया, जब तक वोट पड़े थे तब तक मंदिर, गोत्र, गाय माता सब कुछ चाहिए थी, अब वोट खत्म हो गए, अब कहेंगे हमारा कोई मतलब। जवाब। हे अंजनी पुत्र हनुमान, आपकी पूंछ में, अंजनी पुत्र आपकी पूंछ में रावणों के चारण ने आग लगा दी है जाति और धर्म की। इनकी लंका का सर्वनाश करने का समय आ गया। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। हमने प्रधानमंत्री जी से पूछा, वो जाति धर्म गोत्र की बात कर रहे थे, हमने पूछा ये 22 लोग 1 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान का लेकर भाग गए, इनका गोत्र क्या था प्रधानमंत्री जी? जो नोटबंदी बर्बरता से लागू की, समाज के अंतिम पंक्ति को आपने तबाह कर दिया, उसकी जाति और धर्म क्या था प्रधानमंत्री जी? जो आर्थिक बदहाली है उसका धर्म और मर्म बता दीजिए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं नहीं, जाति पर बात होगी, धर्म पर हम बात नहीं करना चाहते। सीपी जोशी के बीजेपी के हैं, सुन लीजिए अभी एक मिनट, मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं। मैं आपको सीपी जोशी बीजेपी के हैं, कमलनाथ बीजेपी के हैं। अब मुझे बताइए ना, ये सब किस पार्टी के नेता? देखिए कमलनाथ जी, ये क्या बीजेपी को एक्सपोज कर दिया आपने? मैं गवाह हूं। उस दिन महिलाएं आई बड़ी संख्या में। कमलनाथ उन्होंने कहा कि 46,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है भाजपा की सरकार में। उन्होंने कहा कि 90 और 100% करिएगा। किसने बोला था बताइए? सिख समाज को कहा, जैन समाज को कहा। वो वीडियो भारतीय जनता पार्टी दिखाना नहीं चाहती। हमने फेसबुक पर लाइव किया था अमित जी को। वो कोई हमारा हिडन एजेंडा नहीं था। हम तो आग्रह इतना करना चाहते हैं कि काम की बात करिए। हमने क्या एजेंडा सेट किया? किसानों का कर्जा माफ, बेटियों को इंसाफ, उद्योगों की उम्मीद, युवाओं की नौकरी पक्की। सुधांशु क्विकली जवाब, और मैं फिर पब्लिक की बता रहा हूं। जो इन्होंने कहा कमलनाथ जी के उस वीडियो के बारे में, जो भी अपना इधर उधर की बचाव करना उसका असर नहीं हुआ, उसका असर नहीं हुआ। नतीजे एग्जिट पोल के अंदर सरकार जा रही है। हम अपेक्षा करें थे एक विकास का वीडियो सुनिए तो, कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, ऑन रिकॉर्ड आकर तो विकास की बात कही, और बंद कमरे में जो निकल के आया वो बिल्कुल उल्टा था जो विकास की बात की गई, उसके उल्टा। अच्छा बताइए, चलिए कमलनाथ जी की बात का एक्सप्लेनेशन है। अरे प्रधानमंत्री जी भी तो आपके बोल चुके थे कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट। मुस्लिम नहीं कहा सुधांशु जी, आप अब दूसरा, अब चलिए आप उस पर कहेंगे तो कर्नाटक की सरकार ने मुस्लिमों को आरक्षण की बात कही, अल्पसंख्यकों को आरक्षण की बात नहीं कही। आंध्र की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों के आरक्षण की बात कही। तो ये देखिए आप, अरे आपने मध्य प्रदेश के एक और बात, एक और बात बताता हूं, यहाँ पे छोटी बात, एक साथ नेता बोलते रहेंगे, आज तो पत्रकारों का भी देना। मेरी बात सुनिए तो, एक बात ये सब लोगों को समझना चाहिए, एक बड़ा षड्यंत्र सीपी जोशी ने जो बयान दिया था उससे ज्यादा भर्त्सना योग्य और मनुवादी बयान नहीं हो सकता था। ठीक है, मगर बसपा का बयान आया क्या? उस पर भीम आर्मी का बयान आया, किसी दलित चिंतक का बयान आया, वो जो जेएनयू में यूं कर रहे थे हमें चाहिए आजादी, उनका बयान आया, वो महिलाएं जो ट्विटर के सीईओ के सामने खड़ी थी वो बयान आया। सबकी चुप्पी। इसलिए आप समझिए कि एक षड्यंत्र है। यही बयान किसी संघ भाजपा के नेता का होता तो सड़कों पे तो समाज की इतनी चिंता थी तो उसकी दुर्गति क्यों की? उन्होंने तो मां गंगा की शपथ खाई थी। तो अरे भाई, और ये सब चुप थे। ये दर्शाता है सबकी मिली भगत सामाजिक चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे को बहुत ऊपर उठाया गया। 10 सेकंड नहीं थे, 20 सेकंड के अंदर राम मंदिर के मुद्दे को भी उठाया गया। लेकिन उसके बावजूद हिंदी हार्टलैंड के अंदर बीजेपी स्ट्रगल कर रही है, जो नंबर्स इंडिकेट कर रहे हैं बीजेपी स्ट्रगलिंग। मुझे लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, लेकिन वो उन चुनावों की परिधि से बाहर उठाया गया, उसकी अनुगूंज वहां पहुंची। लेकिन ये चुनाव दरअसल राम मंदिर या किसी सांप्रदाय या किसी धार्मिक मुद्दे के इर्द गिर्द नहीं हुए। इस लिहाज से मैं एक नॉर्मल यानी सामान्य चुनाव मानता हूं, जो कि सरकार के कामकाज के आधार पर हुए। फाइट सुनाना चाहता हूं रणदीप सुरजेवाला की, और उसके बाद में पब्लिक से रिएक्शन लूंगा। रणदीप सुरजेवाला ने क्या बोला? कांग्रेस के मीडिया चीफ है, सीडब्ल्यूसी मेंबर है, लेट्स प्ले। उन्होंने क्या बोला जब रॉबर्ट वाड्रा के छापे पड़े? उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या बोला, आइए सुनते हैं। अरे लॉक्स तोड़े, वो श्री रॉबर्ट वाड्रा का कार्यालय नहीं,
क्या अब अगर आप किसी व्यक्ति के प्रेमिसेस को सर्च करने जाएंगे तो उसके भाई बहन सास ससुर उनके आगे परिवार उन सबके घर में वो सब के सब क्रिमिनल हैं? क्या वो सब अपराधी हैं? मोदी जी, एक माफिया डॉन की भूमिका छोड़िए, कम से कम देश के गरिमा में प्रधानमंत्री के पद को इतना धूमिल मत करिए। कांग्रेस पार्टी करप्शन के क्रांतिकारियों का कुनबा है। अब इनके अंदर महारत तो ये भी है कि ये जो अगस्ता की करप्शन है उसको अगस्त क्रांति बना देंगे और कहने लगे कि ये तो अगस्त क्रांति है, अगस्ता करप्शन नहीं है। एग्जिट पोल के बाद ये नया तूफान खड़ा हो गया। मैं आपको बता सकता हूं, ये जो नया तूफान है इसके अंदर कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री माफिया डॉन की तरह बिहेव कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, इस पर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री माफिया डॉन की तरह है, एग्जिट पोल आए और ये सब कुछ हुआ। देखिए, अभी तक जब बात होती थी श्री रॉबर्ट वड्रा के मामले में जो कार्रवाइयां चल रही थी तो कहते थे अभी तक हुआ क्या। जैसे ही थोड़ी सी कार्रवाई होने लगी तो प्रधानमंत्री जी माफिया डॉन नजर आने लगे। इस ढंग का शब्द का प्रयोग, वैसे उसमें हम कोई ऐसी बात नहीं मानते। प्रधानमंत्री जी के लिए पिछले 6, 7, 8 सालों में क्या क्या शब्दों का प्रयोग कांग्रेस ने नहीं किया है, तो इस समय उनकी बौखलाहट और खिसियाहट में उभरती हुई इस जारहियत को हम बाखूबी अबे दुबे, रॉबर्ट वाड्रा 5 दिन पहले तक तो एक इंडिपेंडेंट सिटीजन थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का मीडिया हेड उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और माफिया डॉन कह रहा है। आप ही लोग सवाल पूछते हैं रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई कब होगी, कब होगी? देखिए, मोदी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, ना तो मिशेल से राफेल के दाग धो सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वाड्रा से किसके दाग धुल रहे हैं? देखिए, ये कोशिश करेंगे वो लोग, वो मैंने कहा, हमेशा कहते हैं कि परिवार और वंश, परिवार नहीं परंपरा है, त्याग और बलिदान की विचारधारा है वो। जी, सवाल किस कांग्रेस से? हाँ, क्या सवाल है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। क्यों मोदी को डॉन कहना क्या उचित है? जवाब। देखिए, ये पब्लिक का रिएक्शन है। नहीं, बिल्कुल, मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूं, 2015 में ये शिकायत पीएमओ में की गई कि नीरव मोदी ने क्या स्कैम किया है और वो भागने वाला है। उसकी जांच दबा करके बैठे थे और भगा दिया गया। विजय माल्या के साथ क्या परिस्थिति हुई? सीबीआई ने लुकआउट नोटिस इशू किया और उसको रिवोक कर लिया और कहा हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, जबकि सीआरपीसी के सेक्शन 41 में यह अधिकार है कि वो प्रिवेंटिव आपने एक इल्जाम लगाया, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपने एक इल्जाम लगाया कि 3 स्टेट्स में संभावित हार के चलते बीजेपी ये कर रही है। क्यों? बिल्कुल, ये हार, देखिए, हार की आपने अपनी संभावित जीत कैसे मान ली? क्योंकि 2 राज्यों में तो कांटे की टक्कर है, एक में आप जीत रहे हैं। अमित जी, तेलंगाना में टीआरएस आ रही है, तो 4 का हाल ये है। इस शो को याद रखिएगा, हिंदी हार्टलैंड के तीनों राज्य, 160 सीट मध्य प्रदेश, 52 से अधिक सीट छत्तीसगढ़ और 150 से अधिक सीट राजस्थान। क्या ये हार की किससे हार थी? क्या ये एग्जिट पोल में बीजेपी का सिंहासन जो डोल रहा था उसके चलते ये सब कुछ हुआ? जवाब दीजिए। जरा सी झलक दिखते उनकी हकीकत सामने आने लगी। प्रधानमंत्री पे बोला, चलिए आप उसके बारे में राजनीतिक बात करें। क्या यही कांग्रेस पार्टी नहीं जिसने सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा था? क्या ये यही कांग्रेस के नेता नहीं है जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में क्या क्या बातें कही थी अभी 6 महीना पहले? क्या ये यही कांग्रेस पार्टी नहीं चुनाव आयोग के ऊपर भी क्वेश्चन लगाती है? सुप्रीम कोर्ट की हर संस्था के जजों ने सवालिया निशान उठाने वाले लोग और हर सर्वोच्च प्रमुख के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना, ये इनकी फितरत है। पब्लिक का सवाल ले। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि इनके घोषणा पत्र में है कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे और बीजेपी भी बोलती है कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, जो भी है। आखिर आप लोग किसानों को उस लायक ही क्यों बनाना चाहते हैं कि वो कर्ज लें? हर बार ये कर्ज माफ कर देना चाहते हैं, कर्ज माफ कर देना, ऐसा क्यों? देश का बहुत बड़ा हिस्सा है किसान। अभी बहुत सारे बातों पे चर्चा हो गया, मगर किसान का बात कोई बाहर नहीं निकालता है। 3 बार दिल्ली आ चुकी है किसान, मगर उनके मुद्दों के बारे में आप बात नहीं करते। ये अगर आप घोषणा पत्र में लिखते कि अगले बार उनको इस लायक बना देंगे कि वो कर्ज ना लें, तब मैं आपसे बहुत सहमत। बहुत अच्छी बात कही। ये सवाल है और ऐसा पॉलिटिकल पंडित मान भी रहे हैं, आपकी कर्ज माफी के घोषणा ने बीजेपी को एक बड़ा डेंट दिया, जिसकी वजह से आपका हल्का एज है दोनों अमित जी। अगर हिंदुस्तान को आर्थिक बदहाली से ऊपर लाना है तो किसानों की क्रय शक्ति बढ़ानी होगी। कर्ज माफी तो एक रास्ता है और बहुत प्रशस्त मार्ग है बेटा। ये आप समझ लीजिए, जो समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाता है
वो सिर्फ कंटेंजेंसी और पीडीएस में बांटने जितना अनाज हिंदुस्तान की सरकार खरीदती, जो 20% से ऊपर नहीं होता। अगला सवाल, 80% किसान बाजार के भरोसे है। बाजार में जब उसके लिए उम्मीदें पैदा जब तक नहीं की जा सकती, तब तक ये मार्ग हमको अपनाना ही पड़ेगा। जी सवाल सर, मेरा सवाल ये, अभी जैसे हम एग्जिट पोल देख रहे हैं तो बाकी दो जगह पे आप कह सकते हैं कि अभी 50-50 है, लेकिन राजस्थान में आपको डोमिनेंस झेलनी पड़ रही है। तो सर ऐसे क्या मुद्दे हैं जिस पे आप कांग्रेस से हार रहे हैं या फिर डोमिनेंस महसूस कर रहे हैं? और जिस प्रकार से मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, क्या उस पर वसुंधरा राजे खड़ी नहीं उतर पाई क्या? इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। पहली बात तो मैंने आपसे कहा, राजस्थान का ही जो पोल का रिजल्ट है वो सबसे भिन्न है, क्योंकि प्री पोल सर्वे और बाद के आए पोल सर्वे और एग्जिट पोल में सिर्फ एक ही राज्य है जिसमें हम बहुत तेजी से सुधांशु जी, यानी मैं मान लूं कि बीजेपी के अब दूसरी बात सीटों पे खुश हैं। नहीं, अब दूसरी बात, वसुंधरा जी ने काम क्या किया, एक सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं मैं, एक उदाहरण देना चाहता हूं जी। राजस्थान इस भारत का पहला राज्य बना जहां भामाशाह योजना के तहत वह गरीब जिसको कि अपने इलाज के लिए पैसों की जरूरत रहती थी, एग्जिट पोल के नंबर में नहीं, एक मिनट, वो एग्जिट पोल के नंबर वाली बात है। 3 लाख रुपए, आप कह रहे हैं 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस 22 लाख लोगों को मिल गया, पहुंच गए। तो ये भारत का पहला राज्य बना। आप मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं ना कि हम उस पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये भी मामला है, राजस्थान के अंदर आपके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में बनती नहीं थी, वो भी एक कारण है। अमित जी एक सेकंड, इस पर क्या कहते हैं? आपने जो बात कही ये तो किसी की कल्पना की उपज है, मगर मैं तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं। अशोक गहलोत जी ने क्या बोला, कितने मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा 6 लोग हो सकते हैं। आप लोगों ने छुपे रुस्तम तो सुना होगा। अशोक गहलोत से मत डालिए बात। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या राजस्थान में एक बड़े डेंट का कारण यह भी है कि सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप में बनती नहीं थी? नहीं, राजस्थान में हम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, परिणाम का इंतजार कई दिक्कतें तो एक सेकंड, क्या आपको लगता नहीं, क्योंकि ये बज नहीं था, इसमें कई बारी कई तरह की बातें भी निकल के आई, कई अखबारों में भी स्टोरी छपी, क्या आपको लगता नहीं है कि उसने भी आपको डेंट करा राजस्थान के अंदर? क्योंकि वसुंधरा के लिए कहा जा सकता कि वो आम लोगों से कटी हुई मुख्यमंत्री है। देखिए, इसीलिए नारा चला, मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा से भी खैर नहीं। 5 साल में 3 बार यात्राएं की जी, जनता से मिलकर जो काम किए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के दुष्प्रचार के बावजूद हम अपने अच्छे काम के दम पर अबे तुम्हें एक बार आई भी नहीं है, एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। अबे तुम्हें बताइए, बातचीत हो रही है जी। मेरा मानना है कि राजस्थान में भाजपा सरकार दुहरी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही थी जी। एक आंतरिक एंटी इनकम्बेंसी थी, एक बाहरी तो आप दूर नहीं कर सकते 1.5 महीने के अंदर। आंतरिक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और भाजपा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से बहुत नाराज थे। वही रतन शारदा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख प्रवक्ता हैं और उनके विचारक, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है। अभी अगले पिछले दिनों आप ही के चैनल में सीएनबीसी आवाज अड्डा पर मेरे साथ थे, उन्होंने मेरी बात से पूरी तरह इत्तेफाक जाहिर किया कि हां, इस तरह की नाराजगी मुख्यमंत्री के खिलाफ थी। ठीक है, ओके, आप वसुंधरा और अमित शाह के चक्कर में मत फंसिएगा, क्योंकि आपके यहाँ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग, कमलनाथ अलग, दिग्विजय सिंह अलग, गहलोत, सीपी जोशी और सचिन पायलट यहां तो राजस्थान में फूल बोलना। एक मिनट, उस युवा के प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं आया अमित जी। मैं बताता हूं आपको। जी, भामाशाह योजना, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मैं उसका भी उत्तर दूंगा। भामाशाह योजना का जिक्र किया, एकमात्र स्कीम बताई, उसकी सच्चाई जान लीजिए। राजस्थान का यह हाल है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो गया। निजी हॉस्पिटल 707 को यह स्कीम दी। इंडियन इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि 77 हॉस्पिटल फ्रॉडुलेंट तरीके से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, उनको बैन किया। वसुंधरा जी ने उसको फिर रिस्टेट कर दिया। वहां पर 89 लाख लोग एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन से ग्रसित हैं। 42% स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है। मध्य प्रदेश में 90,000 बच्चे मौत की आगोश में हर साल समा जाते हैं। 48 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। पब्लिक का सवाल भी ले लेते हैं सर। 3 मंत्री इनके बलात्कार के आरोप में बाहर थे पिछली सरकार में। आपका मुझे लगता है बलात्कार जैसे विषय के ऊपर ताली नहीं रख रहे थे। मुझे लगता है बलात्कार जैसे विषय पे मुस्कुराना भी नहीं चाहिए, ताली भी नहीं बजाना चाहिए। जो मंत्री, जो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, उसको इनकी दोनों पार्टियों को बाहर करना चाहिए। आप भी संवेदनशील बनिए, थोड़ा मुद्दों पे सोच की ताली बजाया करिए। बलात्कार जैसे मुद्दे पे आप ताली बजाएंगे, इससे इस देश का दिल दुखता है। सवाल मेरा सवाल कांग्रेस से है। एमपी से मामा जा रही है, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एमपी से मामा जा रहे हैं, राजस्थान से रानी जा रही हैं, तो क्या इस बार ईवीएम हैक नहीं हुई है या फिर ईवीएम हैक हो गई? आपने किया इस बार? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आप आइए मध्य प्रदेश, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पीठासीन अधिकारी शराब के नशे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की होटल में पकड़े गए हैं। बैलेट पेपर हमने, जो पोस्टल बैलेट हैं,
वो हमने अपनी टेबल पर रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आग्रह किया कि कोई सुनने वाला नहीं है। हजारों की संख्या में बैलेट पेपर कूड़ेदान में पड़े हुए मिले। तो क्या ये आवाज उठाना, स्वर को बुलंद करना उनका हमारा सवाल अधिकार कुछ नहीं और है? था, आपने ट्विस्ट कर दिया। उनका सवाल क्या? आपका आरोप होता है सारे बीजेपी इसलिए जीत गई क्योंकि ईवीएम में दिक्कत थी। इस बार ईवीएम सही काम करेगी। प्रजातंत्र में सवाल ये है, हमको आप हर चीज को अपनी तरह से घुमा देते हैं। ये अजमेर जीतेंगे, गोरखपुर जीतेंगे, कैराना जीतेंगे, फूलपुर जीतेंगे, अररिया जीतेंगे, जहानाबाद जीतेंगे, पंजाब जीतेंगे, कर्नाटक बाद देश में पूरा जीतेंगे। और जिस दिन हार जाएंगे उस दिन ईवीएम गलत है। गजब है भाई। ईवीएम का आपने मजाक बना दिया, आपके साथ दिक्कतें हुई। राहुल गांधी उस दिन भी ट्वीट कर रहे थे ईवीएम में दिक्कत लग रही है कुछ। क्या ये सच्चाई नहीं थी कि अटेर के चुनाव में कोई सा भी बटन दबाओ भारतीय जनता पार्टी में वोट जा रहा था? हमने नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन ने केंद्र इस बार ईवीएम सही है कि सही गलत है? इस बार इस बार ईवीएम सही की गलत? देखिए अमीर जी, इस बार ईवीएम सही की गलत? जहां जहां ये षड्यंत्र करेंगे वहां गलत होगी। नतीजा देखिए, जहां षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे वहां सही होगी। मतलब जहां हारेंगे वहां गलत होगी, जहां जीतेंगे वहां सही होगी। कहना चाहते बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने जो जातिवाद का जहर बच्चों को पैदा होते ही जो स्कूल के अंदर भेजा जाता है, जैसे कोई बच्चा जाता है, किसी को वजीफा मिलता है, किसी को नहीं मिलता, कोई बच्चा पूछता है कि ये किस बिरादरी का है जो इसको पैसे मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते, तो वो बताता है ये फला बिरादरी का है इसलिए इसको पैसे देते। ये जहर जातिवाद का कांग्रेस ने क्यों बोला है? इस कारण ही कांग्रेस जीतती। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़िए मध्य प्रदेश का। देश भर में चिल्लाते हैं मदरसों को बंद कर देंगे, वहां कहते हैं मदरसों के उन्नयन के लिए पैसे देंगे, वहां कहते हैं मुस्लिम युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत रोजगार देंगे। ये दोहरा चरित्र। ठीक है, एक बात में हम कहते हैं इलीगल मदरसों को बंद करेंगे, ये इलीगल को चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी 2019 में प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होंगे या नहीं? सवाल ये था सर, ये थोड़ी बन रहा प्रधानमंत्री, ये थोड़ी बन रहा प्रधानमंत्री, ये सब लोग बनेंगे तो प्रधानमंत्री? बेटा देखिए कैसी बात कर रहे हैं? देखिए भारत का संविधान ये कहता है, भारत का संविधान ये कहता है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो अपने अब मैं वही आ जाता हूं सर। अब भी बीजेपी के से मजबूत हुई है ये नहीं हम कह सकते। कांग्रेस आज बीजेपी के बराबर पे आके खड़ी हुई है इन 3 राज्यों के अंदर। फिलहाल स्थिति ये 2 राज्यों में ये स्थिति है, एक राज्य में राजस्थान में भी कांग्रेस आगे है। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी का नाम अगर स्पष्टता से कांग्रेस पार्टी नहीं ले रही तो ये मजबूरी है या कांग्रेस के लिए जरूरी है? क्योंकि आज हमारा कार्यक्रम यही है। 11 दिसंबर को नतीजे अगर आते हैं और वो नतीजे अगर कांग्रेस के मन के मुताबिक होते हैं तो राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत। अगर एग्जिट पोल को हम नतीजे मान लें तो अगले तो आज अगर आप मान लें अगर यही नतीजे हैं, अगर मैं जोर दे रहा हूं, अगर ये मान लें यही नतीजे हैं तो राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी बहुत मजबूत होगी। इसके बावजूद कांग्रेस को वही करना चाहिए जो इस वक्त हमारे नामाराशी यहां पर कर रहे हैं जी। वो यही करना चाहिए कि उन्हें अपनी दावेदारी को बहुत ज्यादा रेखांकित न करके विनम्रता पूर्वक सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। यही उनके लिए उचित रणनीति होगी। उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं जी। सीधी बात आप देख लीजिए, अगर जो आपका एग्जिट पोल है अगर वो सही है तो इसमें 65 लोकसभा सीटें होती हैं। 65 में अगर विनेबिलिटी फैक्टर 55% भी कांग्रेस की तरफ जा रहा है तो करीब करीब 40 सीटें की दावेदार हो गई। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम 40 सीटों पर मायावती लड़ेंगी ही अगर समझौता होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब पोस्ट पोल भी अगर होगा तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एमंग द अपोजिशन कांग्रेस पार्टी होगी। ये सब लोग जानते हैं, छोटा जो राजनीति बिल्कुल नहीं समझता वो बच्चा भी जानता है कि केवल भाजपा के बाद कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 150 या 150 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। ऐसी स्थिति में जीतेगी अलग बात है, ऐसी स्थिति में तो वही पार्टी भाजपा विरोधी शक्तियों की एंकर पार्टी बनेगी। सवाल आप दोनों से पूछता हूं, आप चारों से पूछूंगा इनफैक्ट, लेकिन आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस समय इन नतीजों को इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं 19 के लिए एक मैसेज जो होता है, एक माहौल जिसको चुनावी क्षेत्र में कहा जाता है, माहौल आपके पक्ष में है या खिलाफ में है? अगर सुधांशु त्रिवेदी एग्जिट पोल ही नतीजा होगा तो माहौल को पक्ष में मानेंगे या खिलाफ मानेंगे? देखिए, पहली बात तो हम एग्जिट पोल को नतीजा नहीं मान रहे हैं, फिर भी यदि आप कहते हैं तो आपके ही प्रोग्रामों में आपने भी खुद पूछा है हमारे स्थानीय नेताओं से कि साहब स्थानीय लीडरशिप के बारे में तो यह बोला जा रहा, मोदी जी के बारे में यह बोला जा रहा है। आपके सीएसडीएस के भी सर्वे ने
मध्य प्रदेश में साफ साफ बात कही कि जो लोग जी, जी, जी। कांग्रेस को वोट किया, उन्होंने भी कहा जी हम केंद्र में मोदी जी यानी को वोट मोदी पर करेंगे। कोई इंपैक्ट नहीं है। इसका मतलब अच्छा, और ठीक है। इतना नहीं, सचिन पायलट के समर्थक वर्गों देखिए। में भी सर्वे में आए, उन्होंने कहा जी केंद्र में हम मोदी जी ठीक है, को ठीक वोट है। करेंगे। ओके, क्विक। और उसका प्रमाण क्योंकि अब तक तो सारे राज्यों की जो जीत है उसको मोदी जी ओन किया करते थे। आज ये कैसी परिस्थितियां हो गई कि इन राज्यों की हार को अपने दूसरे नेताओं पर डाल देना चाहते हैं। राज्यों अरे में अभी एक बार हार हुई जाइए कहाँ है जनाब? और बात कीजिए अभी हार लोगों हुई से, कहाँ है? युवाओं से, छोटे लोगों से। अभी आप जीते नहीं है, क्या नरेंद्र मोदी के ब्रांड पर कोई असर हो रहा है? मैं बता रहा हूं आपको, ये कांग्रेस का मजबूत होना एक तरह से बीजेपी के एक हित फायदेमंद भी हो रहा है। बता दूं क्यों? जी, 30 क्योंकि सेकंड है सर। कांग्रेस की अगर दावेदारी करती है जी, तो तय जान लीजिए कि जो थर्ड फ्रंट है, सो कॉल्ड है, मायावती जी को जिस दिन ये पता चल जाएगा कि अगले प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में उनके लिए संशय है, तो क्या समझौता होगा नहीं होगा, नोबडी नोज। जी, जी, जी। एक बात आप जी, समझ लीजिए, जी। राहुल को एज ए पीएम मानने के लिए कितनी पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है कि 2019 का ये बाईपोलर ना हो करके कांग्रेस, जैसे कहते हैं ना थर्ड फ्रंट, जी, एक सेकंड फ्रंट कांग्रेस का भी अलग लड़ेगा। अमित जी, मेरी मान्यता ये भी है तो आप क्षेत्रीय जानते दल हैं। जांच अमित को दुबे, किया अमित है। दुबे। अमित जी, जी, आप काफी बोला आपने, अमित दुबे, सरकार की 30 जांच सेकंड को है, किया है। आखिरी 30 सेकंड है। ब्रांड मोदी को आप कैसे देखते हैं इन एग्जिट पोल्स के बाद? मेरा मानना है कि मोदी जी की जो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई है जी, वो, लेकिन 2014 से जैसी भी नहीं रह गई है। जी। लोगों के पास उनके 4.5 साल का अनुभव है, वो कैसे काम करते हैं। लोग उसकी समीक्षा करने के बाद ही, पहले लोगों ने उन्हें बिना समीक्षा किए वोट दिया था, अब उसकी समीक्षा के बाद वोट देंगे। लेकिन यही है कि समीक्षा किन से होनी है? मायावती से होनी है, राहुल गांधी से होनी है, अखिलेश यादव से होनी है, ममता बनर्जी से होनी है, नवीन पटनायक से होनी है। एग्जिट पोल ने यह भी दिखाया है कि लोग चेहरे पे नहीं पार्टी पे वोट दे रहे हैं। जी, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा कई बार हमने देखा है रहता है। क्या मजबूर सरकार होगी या मजबूत सरकार होगी, ये भी बात रहती है, क्योंकि मायावती ने तो खुलकर बोला हमें मजबूर सरकार चाहिए। लेकिन अब देश हित की बात आखिर में चलते चलते एग्जिट पोल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। यानी अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो सरकार की चाबी छोटे दलों के पास या फिर निर्दलियों के पास होगी। मजबूत की बजाय सरकार मजबूर हो जाएगी और राज्य के हित में बड़े फैसले लेना टेढ़ी कीर साबित होगा। इसीलिए जनता को हम यही अनुरोध करते हैं, जिसको दे मैंडेट, फुल मैंडेट दे, नहीं तो ये बैसाखी की सरकार इस देश को बैसाखी पर ले आती है। इसीलिए सोच समझ के वोट दीजिएगा, अभी बहुत समय बाकी है। नमस्कार, यह है देश हित की बात। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन चुनावों की बड़ी कवरेज लगातार इस नेटवर्क पर जारी है।